हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का 12वां लेक्चर। अब तक हमने बात की मुगल साम्राज्य के बारे में और फिर बीच में जो शेरशाह सूरी का दौर था हमने उसको पढ़ा। अब हम उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो अगले सुल्तान कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, सम्राट कह लीजिए, वो थे अबुल फथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर के बारे में एक बड़ी कह लीजिए फैक्ट कह लीजिए कि अकबर पूरे दिन में केवल 4.5 घंटे सोते थे। आधी रात को 3 घंटे और फिर दोपहर में 1.5 घंटे। उनका ये मानना था कि वो सोकर अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। खैर, ये अच्छी एक फैक्ट हमें भी इस चीज़ पे कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जब हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। तो अकबर का यदि हम परिचय दें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के रूप में के पुत्र के रूप में हुआ और उमरकोट में हुआ था, जो वर्तमान में सिंध में है। उनका जन्म एक राजपूत किले में हुआ था, जहां उनके माता पिता जो स्थानीय शासक था राणा प्रसाद, उसकी शरण में थे। माँ थी उनकी, और जैसा हमने देखा कि 1540 से ही हुमायूं का जो है पतन का दौर शुरू हुआ। उनका जो मुख्य पालन पोषण था उनके चाचा द्वारा किया गया, और अकबर को जब स्थिति जो है वो उसके लिए खतरनाक तब हुई, क्योंकि 13 साल की ही उम्र में उसको अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया और हेमू की सेना को भागना पड़ा, जिसने मुगल जो एक निर्णायक जीत मानी जाती है मुगल साम्राज्य में। अकबर के शासनकाल में पहले 5 वर्षों के दौरान बैरम खान ने उनके संरक्षक के रूप में काम किया, और बाद में अकबर ने बैरम खान के जो क्रूर सैन्य कमांडर भी था और संरक्षक भी था, तो उसके बाद अकबर ने उन्हें हटाया और बैरम खान को मक्का भेज दिया। मक्का जाने के रास्ते में ही अफगानियों ने उनको मार डाला, और अकबर की यदि आप सैन्य विजय को देखें तो वो व्यापक थी। ये अकबर का साम्राज्य था जो आप गुलाबी उसमें देख रहे हैं। ये अंत में 1707 का ये सीमाएं थी, क्योंकि ये औरंगजेब की मृत्यु के समय यहाँ तक था, लेकिन अकबर के समय में ये जो हिस्सा था यहाँ तक जो है मुगल साम्राज्य था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूतों के साथ जो अकबर का संबंध था। तो अकबर का सर्वप्रथम जो विवाह है वो राजपूत राजकुमारी, जो कि राजा भारमल की बेटी है, उनसे हुआ, खरखाबाई। 4 पीढ़ी के लिए राजपूतों ने मुगल की सेवा की और कई सैन्य जनरल पदों पर भी काम किया। अकबर ने मुगल प्रशासन में वरिष्ठ पद पर राजा मान सिंह और राजा भगवान दास को नियुक्त किया था। हालांकि अधिकतम जो राजपूत राज्यों ने अकबर के सामने समर्पण किया, लेकिन मेवाड़ के राणाओं ने कई बार हारने के बावजूद भी संघर्ष जारी रखा। 1576 में राणा प्रताप को हल्दी घाटी में अकबर ने हराया, और मेवाड़ की हार के बाद अन्य प्रमुख राजपूत नेताओं ने भी अकबर के सामने समर्पण किया और उसे स्वीकार किया। राजपूत के प्रति अकबर की नीति को व्यापक धर्म प्रसार के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि अकबर ने एक जिस हिसाब से धार्मिक तौर पर देखा जाए तो अकबर जो है वो सहिष्णु था, और उसने तीर्थ यात्रा कर और बाद में जजिया को भी समाप्त किया। ये अकबर की धार्मिक नीति ही थी जिसने उसे इतिहास में इतना महान बनाया। शुरुआत में जो है उसे एक कट्टर मुसलमान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जब जोधाबाई से हरखाबाई से विवाह हुआ तो उसके बाद जो है उसको एक सहिष्णु व्यक्ति के तौर पे, धार्मिक तौर पे देखा गया। उसने जजिया ख़त्म किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो जजिया सल्तनत काल से चला आ रहा था वो अकबर के दौर में आके ख़त्म होगा, और कहना चाहिए कि बाद में औरंगज़ेब फिर उसे लगाएंगे। तो उसने
किले के अंदर अपनी हिंदू पत्नियों को, क्योंकि कई, ऐसा नहीं है एक, कई विवाह हुए, और उसमें अपनी हिंदू पत्नियों को भी देवी देवताओं की पूजा और मंदिर स्थापित करने की अनुमति दी। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी जो फतेहपुर सीकरी है उसमें इबादत खाना बनवाया और सभी धर्म जैसे ईसाई, हिंदू, जैन, पारसी, उनके विद्वानों को आमंत्रित किया, और वहाँ पे जो है एक सर्वधर्म सद्भाव वाला एक माहौल था। बाद में उसने मुस्लिम उलेमा की जो घुसपैठ थी वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं थी राजनीतिक क्षेत्र में। 1582 में उसने दीन इलाही या ईश्वरीय विश्वास जिसे हम कहते हैं, उस एक नए धर्म की का प्रचार किया, उसकी शुरुआत की। अकबर की धार्मिक नीति, जैसा कि हमने पहले देखा, उसकी जो उदारता थी उसके कारण ही उसे इतिहास के पन्नों में ख्याति प्राप्त है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण थी सूफी संतों के साथ जो उसके शुरुआती संपर्क थे। उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ की शिक्षा, राजपूत महिलाओं के साथ उनका विवाह, शेख मुबारक जैसे बौद्धिक दिग्गजों और उनके दो पुत्र अबुल फजल और अबुल फैजी के साथ उनका जो अकबर के नवरत्नों में अपने शामिल किया, तो हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा थी उसको कहीं ना कहीं उसने धर्म को उसमें से हटाया या धर्म की तरफ उदार एक रवैया अपनाया। और उसके बाद में वो एक संदेहवादी मुस्लिम बना, क्योंकि उसने अपनी नई राजधानी में जो इबादत खाने का जो निर्माण का आदेश दिया था उसकी वजह से। सती प्रथा की बात करें तो अंग्रेजों के आने के बाद ही जो सती प्रथा को जो पूरी तरह समाप्त किया गया उसके लिए हम ध्यान रखते हैं, लेकिन अकबर का योगदान भी इस क्षेत्र में आप नहीं हटा सकते, क्योंकि अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने सती प्रथा के रीति रिवाज को रोकने का प्रयास किया। उसने एक फरमान भी पारित किया कि किसी भी महिला को, तो ये भी देखिए अकबर ने कभी भी, आप देखेंगे कि किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया। अंग्रेजों का हमेशा इस चीज़ पे विरोध हुआ कि उन्होंने भारत में आने के बाद धर्म बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया, लेकिन अकबर ने उसने सती जैसी व्यवस्था को ख़त्म करने की भी बात की, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, अगर सती महिला स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती है तो हो जाए, लेकिन वैसे नहीं हो सकती। उसने विशेष इंस्पेक्टरों को भी नियुक्त किया कि वो स्वैच्छिक जो सती प्रथा थी उस पर नज़र रखें। अकबर ने स्वयं अधिक दहेज देने या प्राप्त करने की प्रणाली को अस्वीकार किया, बाल विवाह के विरुद्ध था, और इस तरीके के अकबर ने बाल सती के ऊपर ज़रूर रोक लगाई थी। और ये जो अकबर की राजपूत मुगल जो राजनीति थी उसने मुगलों के साथ साथ राजपूतों को वो उनके लिए भी फायदेमंद रही। अकबर ने विभिन्न धर्मों को बेहतर समझने के लिए भी कदम उठाए। उसने संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि कृतियों का फारसी में अनुवाद कराया और एक अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की थी जिससे कि वो विभिन्न धर्मों को समझ सके। इसके बाद आते हैं अकबर की सैन्य विजय पे। गोंडवाना, सबसे पहले तो अकबर ने आसफ खान को गोंडवाना राज्य पर अधिग्रहण करने के लिए भेजा। रानी दुर्गावती थी, तो रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण के संरक्षक के रूप में इस गोंडवाना क्षेत्र पर राज कर रही थी। उनकी युद्ध में मृत्यु हुई और गोंडवाना मुगल साम्राज्य में मिल गया। गुजरात की संपत्ति और समृद्धि और समुद्री व्यापार के लिए इसका महत्व हमेशा इसका महत्व था, और इसी के लिए अकबर गुजरात को अपने मुगल साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। इसके शासक मुजफ्फर शाह थे उस दौर में, उसको हराया और गुजरात पे कब्जा किया। ये एक बड़ी चीज थी क्योंकि अब तक मुगलों में से कोई भी गुजरात पर काबिज नहीं हो पाया था। अकबर ने इस विजय की याद में जो बुलंद दरवाज़ा है और फतेहपुर सीकरी में जो विभिन्न वो हैं वास्तुकला और जो विभिन्न इमारतें हैं उनको बनवाया। उड़ीसा और बंगाल को देखें तो बंगाल का जो गवर्नर था दाऊद खान, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और उसके विरोध में अकबर ने जो है अपनी सेना भेजी और उसने परास्त किया। बंगाल पर और उड़ीसा पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बने।
काबुल और कश्मीर को देखें तो अकबर का सौतेला भाई हाजिम मिर्जा जो है वो काबुल पर शासन कर रहा था। 1585 में उसके निधन के बाद अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में शामिल किया और बाद में उसने कश्मीर भी जीत लिया। दक्षिण भारत की तरफ हम देखें तो हमने जैसे देखा था कि जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 हिस्सों में बटा, और उसने दक्षिण भारतीय विजय के बाद जैसे जो बिदर, खानदेश, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर थे, उसने सैन्य से पहले राजनैतिक जो है वो भेजा। खानदेश छोड़कर सभी जो राज्य हैं उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया, और जब ये कूटनीतिक तौर पे जो वो है जब नहीं सफल हो पाया तो उसने युद्ध का रास्ता अपनाया। 1595 में अहमदनगर के शासक चांद बीबी ने बहादुरी से मुगल हमले के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद अकबर ने बिदर और अहमदनगर को भी जीत लिया। तो ये दक्षिण भारत में भी अकबर की विजय हुई। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि दो चीजें अभी हमने देखी है अकबर की, एक उसका राजपूतों के साथ जो उसका राजनीतिक और वैवाहिक गठबंधन हुए, पहला वो, और दूसरा जो विभिन्न सैन्य जो उसने विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य बढ़ाया, और जो अकबर की धार्मिक नीति थी हमने उसको समझा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अकबर की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो ये एक अकबर क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वो है तो हमने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया है। इसमें अभी इतना ही, आने वाले वीडियो में हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।